गुड आफ्टरनून। कोई क्वेश्चन में डाउट भी आया था होमवर्क में से? कौन सा क्वेश्चन था बताओ? ठीक है। बस 2 लोग भेजे, एक तुम और आयुष। नहीं, किसी ने नहीं। क्या प्रियांशु होमवर्क भेज दिया अभी तक? ओके। भूलते भी हो ऐसा चीज? अच्छा, पता है ना एग्जाम में सबसे टफ कौन सा सब्जेक्ट आता है, फिर भी भूल रहे हो। इंस्टाग्राम चलाना तो नहीं भूलते हो? ऐसे ये बात तो मैं भी नहीं बोल सकता हूँ, मैं भी चलाते ही है ना। ऐसे क्या हुआ था, कुछ दिन पहले का न्यूज है, इंडिया टीवी का उससे बाबा रामदेव से वो है कनेक्ट, मतलब कि ऐसा मान लो टर्म्स एंड कंडीशन है, वो रोज सुबह में आते हैं इंडिया टीवी पे बाबा रामदेव। तो एक दिन साइकिल चला के वो दिखा रहे थे और वो खुद गिर गए थे साइकिल से और लाइव था वो। हाँ, तो अभी तक जो हम लोग पढ़े थे, होमवर्क भेज देना, होमवर्क बनाना तुम्हारा जिम्मेवारी है, उसको अच्छे से करोगे तो बाद में फायदा होगा, नहीं करोगे तो भी दुनिया चल ही रहा है। ठीक है, अभी तक जो भी हम फॉर्मूला पढ़े हैं उस फॉर्मूले को एक बार रिकैप कर लेते हैं, और उससे आगे जो अभी तक हम लोग बायोट-सैवर्ट लॉ पढ़े थे उसका एप्लीकेशन 3-4 पढ़े थे, तो और उससे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता था वो हम पढ़े थे। तो अभी सबसे पहले जो भी बायोट-सैवर्ट लॉ से रिलेटेड फॉर्मूला है वो एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ, और फिर उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर्स लॉ। तो सबसे पहले हम लोग जो बायोट-सैवर्ट लॉ फॉर्मूला पढ़े थे वो था dv इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। हाँ, ठीक है, तो dv इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये पहला फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में किसी स्मॉल एलिमेंट के कारण से मैग्नेटिक फील्ड निकालने का। और डायरेक्शन हम किससे बात करते थे? डायरेक्शन इज ऑलवेज फाइंड आउट बाय राइट हैंड पाम रूल या फिर स्क्रू रूल से हम फाइंड आउट करते हैं। राइट हैंड पाम रूल जो हम ज्यादा यूज करते हैं, और दूसरा राइट हैंड स्क्रू रूल भी यूज कर सकते हैं। अब ये सब मैं इसीलिए बता दिया था कि ताकि तुम्हें कभी एक रूल से कंफ्यूजन तो दूसरा रूल तुम्हारे पास रहे जिससे तुम सीख सको कि क्या हमें यूज करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, पहला तो जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और ये दो रूल हम यूज किए थे वहां पे। दूसरा हम वेक्टर फॉर्म में पढ़ के आए थे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर। ठीक है, डीएल क्रॉस आर और नीचे आ जाता है आर क्यू, और ये दोनों फॉर्मूला सेम है, दिस इज इन स्केलर फॉर्म और ये वेक्टर फॉर्म में होता है। तो अकॉर्डिंग टू नीड हम इस दोनों फॉर्मूले का यूज करते हैं। अब इससे एप्लीकेशन से रिलेटेड बात करें तो किसी भी फाइनाइट वायर के कारण से जो करंट आता है किसी पॉइंट पी पे, और ये वाला डिस्टेंस मान लेते हैं आर, तो बी का जो फॉर्मूला आता है वो आता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, साथ में होता है साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, जहां पे थीटा 1 क्या होता था, ये वाला एंगल, और थीटा 2 होता था ये वाला एंगल। ठीक है, ये तो फाइनाइट लेंथ का था, तो b इक्वल्स टू आता था म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2।
अगर यही इनफाइनाइट हो जाता था, प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट, तो बी का फॉर्मूला आ जाता था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आ जाता था। कैसे आता था? θ1 और θ2 का वैल्यू 90 डिग्री हो जाता था, तो 1 + 1 2 और 2 से करेंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर हो जाएगा। ये तो एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट था इसका, ठीक है। ये दो रूल हम याद रखेंगे कि ये वाला फॉर्मूला, ये तो किसके कारण से होता है? फाइनाइट के कारण से, और ये इनफाइनाइट के कारण से था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क। किसी आर्क के कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो होता है B = म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और साथ में होता है अल्फा, ठीक है। और अल्फा वहां पे जो एंगल सबटेंड कर रहा होगा वो होता है। जैसे अगर सर्कल बनेगा तो 2 पाई हो जाएगा, तो ये ध्यान रखेंगे। अल्फा रेडियन में यूज करना है। अल्फा किस में यूज करते थे हम? रेडियन में। इसके कारण से, आर्क के कारण से हम सर्कल का भी निकाल सकते हैं, सेमी सर्कल, क्वाड्रेंट, जो भी आ सकता है। और तीसरा जो ऐसा कुछ आता था एक्सियल पॉइंट पे जो हम निकालते थे, बी का फॉर्मूला जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 होता है, और यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये सारा चीज हम पढ़ के आए थे। तो ये तो हो गया इससे रिलेटेड फॉर्मूला, किससे? बायोट-सैवर्ट लॉ। और उसका 3 एप्लीकेशन हम लोगों ने पढ़ा था। पहला स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, दूसरा आर्क, और तीसरा को मतलब इसको बोलते हैं सर्कुलर आर्क के कारण से किसी एक्सियल पॉइंट पे, या फिर हम बोले सर्कुलर लूप के कारण से किसी एक्सियल पॉइंट पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा, तो ये वाला डिस्टेंस x होता है और ये वाला डिस्टेंस रेडियस होता है। तो ये वाला फॉर्मूला आता है B = म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये तो जो अभी तक हम लोग फॉर्मूला देखे थे वो था। इससे अधिक कुछ भी नहीं पूछता है बायोट-सैवर्ट लॉ से। और ये भी ध्यान रखना है कि ये वाला जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेरिवेशन इसका जो डेरिवेशन में कराया था एक पेज का, वो तो ये अभी तक ज्यादा पूछा नहीं गया है। इसको क्वेश्चन आए हैं न्यूमेरिकल, बस हम ये फॉर्मूला अधिकतर याद रखें, क्योंकि मैं अभी जो रूल पढ़ाऊंगा एम्पियर्स रूल, उसमें ये वाला डेरिवेशन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, तो इसलिए वहां पे एनसीईआरटी में एम्पियर्स रूल दिया गया था। तो ये अभी तक का बताया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक लिख लो सभी को, एम्पियर्स लॉ या फिर एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। सर्किट से रिलेटेड वर्ड है ये, सर्क्यूटल वर्ड, एम्पियर सर्क्यूटल, ठीक है। और यही एम्पियर के कारण से करंट का यूनिट दिया गया, मतलब इनका बहुत ज्यादा योगदान है, इसीलिए मतलब करंट का जो यूनिट है उसका नाम ही रख दिया गया एम्पियर। और इसी चैप्टर में एम्पियर के बारे में डिफाइन भी किया जाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो सभी को। अब ये फॉर्मूला जिसको लिखना होगा पहले कॉपी में लिखा हुआ है, तो ये लिखने का जरूरत नहीं है वैसे, फिर भी याद रखना है सारा फॉर्मूला। अब देखो इसका मतलब समझते हैं, एम्पियर्स लॉ या एम्पियर सर्क्यूटल रूल जो बोलता है उसका मतलब क्या होता है। सबसे बेसिक हमें यह ध्यान रखना है कि ये रिलेशन बताता है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में रिलेशन निकालता है, ठीक है। इससे पहले थोड़ा सा गॉस लॉ भी मैं बता दूं। गॉस लॉ क्या होता था वहां पे, E.ds इक्वल्स टू Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता था, ठीक है। गॉस लॉ कैसा होता था? लाइन इंटीग्रल ऑफ, या फिर यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट सरफेस एरिया होता था, Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो गॉस लॉ था। इसी से थोड़ा सा रिलेटेड है एम्पियर्स लॉ भी। सबसे पहले हम देखते हैं, मान लो ये एक ऐसा कुछ यहाँ पे, ये समझो एक ऐसा क्लोज हमने सरफेस लिया या फिर क्लोज हमने लूप लिया है, ठीक है। उसके अंदर में ये सारे करंट कैरिंग कंडक्टर है, जिसमें करंट कुछ ऐसा, इसका नाम I1 है, इसका नाम I2 है, इसका नाम I3, I4, I5 और ये I6, ठीक है। ये एक क्लोज लूप है। इस क्लोज लूप के अंदर में, लूप कहने का मतलब हम ऐसा मानते हैं कि एक ऐसा, जैसे मान लो एक रिंग है और इस रिंग के अंदर में 5-6 वायर्स जा रहे हैं, और जिसमें करंट का डायरेक्शन हमें पता है, ये वाला ऊपर जा रहा है, इसमें ऊपर, इन दोनों में नीचे जा रहा है, और ये दोनों में भी ऊपर जा रहा है,
तो एम्पियर्स ने बताया था कि इसका डेरिवेशन भी हम लोग को नहीं पढ़ना है। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, the line integral of magnetic field through a closed loop, किसी भी क्लोज लूप का जो लाइन इंटीग्रल कहते हैं, इस वर्ड का मतलब अभी मैं समझाऊंगा। लाइन इंटीग्रल वर्ड का मतलब क्या है? इंटीग्रल कहने का मतलब तो समझ में आता है, इंटीग्रेशन वर्ड हम यूज करते हैं। और लाइन इंटीग्रल कहने का मतलब होता है, जैसे ये रिंग है तो रिंग का जहां जहां पे रिंग है, रिंग का मटेरियल, बस उसका इंटीग्रेशन होगा, क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन नहीं। जैसे हम रिंग समझते हैं कुछ ऐसा होता है, तो रिंग के सारे कॉर्नर्स पे मटेरियल होते हैं, बीच में ओपन होता है, बीच में खुला सरफेस होता है। तो लाइन इंटीग्रल कहने का मतलब जहां जहां मटेरियल है बस उसका इंटीग्रेशन करना है। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ क्लोज लूप, किसी भी क्लोज लूप का जो लाइन इंटीग्रल हम करते हैं किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स current inside it, current enclosed inside the loop, ये लिखा रहा था। थोड़ा सा समझते हैं। लाइन इंटीग्रेशन वर्ड का यूज किया गया, मतलब इंटीग्रल करना है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। और कितने दूर तक में करना है, तो जहां तक में लूप होगा उस पूरे लूप का लाइन इंटीग्रेशन करना है। और लाइन इंटीग्रेशन का मतलब मैं समझा दिया, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स, म्यू नॉट वो कांस्टेंट जो म्यू नॉट हम यूज करते हैं वो वाला है, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इंक्लोज इनसाइड इट। मतलब उस लूप के अंदर जितने भी करंट कैरिंग कंडक्टर होंगे, उसमें जो भी करंट हो रहा है उन सभी का एडिशन करके लिखना होगा, और थोड़ा सा डायरेक्शन का ध्यान रखना है। तो अगर इसको मैथमेटिकली लिखें तो लाइन इंटीग्रल को ऐसे लिखते हैं, बी डॉट डी एल, लाइन इंटीग्रल ऑफ, लाइन का मतलब जो लेंथ है उस लेंथ के अराउंड करना है। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ क्लोज लूप इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इंक्लोज्ड इनसाइड द लूप। अब देखो यहाँ पे जैसे हमने लिया था I1 और I2 ऊपर, I3 I4 डाउनवर्ड, I5 I6 अपवर्ड। तो अगर मैं मान लूँ यहाँ पे इफ अपवर्ड इज पॉजिटिव, अगर मैं ऊपर वाले को पॉजिटिव मान लूँ तो डाउनवर्ड क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं लिखना चाहूं बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल होगा। और डॉट मतलब क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट वाला, ये जो डॉट मतलब डॉट प्रोडक्ट होता है, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट। और यहाँ पे देखो ऊपर वाला पॉजिटिव है, मतलब I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 प्लस I5 प्लस I6, ऐसा लिखना होगा, क्योंकि I3 और I4 नीचे आ रहा है और नीचे वाले को हम नेगेटिव माने। अब जैसे मान लो यहाँ पे भी एक वायर होता है ऐसा कुछ, ठीक है, इसका नाम I7 I8 होता है, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं इंक्लूड करेंगे, क्योंकि डेफिनेशन में ही बोला गया है कि लूप के अंदर जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर होंगे उनके कारण से जो करंट होगा उनका एडिशन होता है। तो ये याद रखना है, ये उसका स्टेटमेंट हो गया एम्पियर्स का, ये मैथमेटिकल हो गया, और ये थोड़ा सा उसका एक्सप्लेनेशन। तो इसको कॉपी में लिखिए। अब ये वाला हो गया होगा सभी का, समझ में आ गया होगा ये वाला। अब देखो थोड़ा सा और इसमें समझाने का कोशिश करता हूँ। ये जो वर्ड लिखा हुआ है बी डॉट डी एल, इसका एंगल हम कैसे यूज लेंगे। अगर मान लो हमें ये वाला भी सॉल्व करना होगा, इस पार्ट को बी डॉट डी एल को अगर हमें सॉल्व करना होगा,
तो मैग्नेटिक फील्ड और जो लाइन डीएल क्या होता है, डीएल इज स्मॉल करंट एलिमेंट, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसका यूज करना होगा। बी का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, और डीएल क्या, ये क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और डीएल क्या होता है, करंट एलिमेंट। इन दोनों के बीच का एंगल का यूज करना होगा, क्योंकि ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी क्या लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा। वैसे अगर बी डॉट डीएल लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ डीएल और साथ में कॉस थीटा। तो इसको देखो हम कैसे लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड और डीएल के बीच का हम एंगल देखते हैं और साथ में हमें पता है इंटीग्रेशन भी करना है। तो मैं इसी एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड और डीएल का इंटीग्रेशन। तो पहले तो समझ लो ये जो क्लोज लूप है वो ये वाला है ना, ये वाला क्लोज लूप, ठीक है। अब इस क्लोज लूप का अगर हम छोटे से पॉइंट का बात करें, लेट अस अज्यूम दिस पार्ट, इसको बोल रहा हूं मैं करंट एलिमेंट, ठीक है। ये जो छोटा सा पार्ट है इसको मैंने बोला करंट एलिमेंट। अब इस करंट एलिमेंट का डायरेक्शन देखना होगा और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना होगा। तो अब यहाँ पे करंट एलिमेंट जो हम पहले बोलते थे वो करंट वाले लूप पे होता था, लेकिन यहाँ पे कहाँ पे आता है, वो लाइन इंटीग्रेशन जिसका कर रहे होंगे उसका, क्लोज लूप का। तो अब इसमें देखो डायरेक्शन कैसे कैसे होगा। अगर हम देखें यहाँ पे ऊपर जो करंट वायर जा रहा है इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, जैसे मान लो ये करंट कैरिंग कंडक्टर, तो थंब ये, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, क्लोज होगा, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये वाला होगा। मैं इस वायर के कारण से बताया, ऐसे सभी के कारण से हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम किसी एक वायर के कारण से करेंगे और मैक्सिमम टाइम कोशिश करेंगे कि जो ऊपर है उसको पॉजिटिव लेते हैं, तो इसके कारण से ही डायरेक्शन लेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कैसा है, ये वाला है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये, और करंट एलिमेंट का भी डायरेक्शन ये। तो अगर ध्यान से देखें किसी एक छोटे से पार्ट, जैसे देखो मैं ये रिंग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये वाला कुछ ऐसा है, रिंग है ये, और ये वाला हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर। तो करंट ऊपर है मान लो, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, इसके अलोंग होगा, और कैसे डायरेक्शन में होगा, कुछ ऐसा, मतलब ऐसे कुछ जा रहा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऐसे कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा यहाँ पे, अगर करंट ऐसा कुछ है तो ये कुछ हम ऐसे ले सकते हैं। तो ये चीज को हम ध्यान में रख के सॉल्व कर सकते हैं कि करंट का डायरेक्शन ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से इधर को जा रहा होगा, और यहाँ पे करंट एलिमेंट का भी डायरेक्शन किधर, उधर को। तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो ऑलवेज 0 डिग्री बनेगा। तुम कहीं पर का भी बात कर लो, जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट है, तो इसमें करंट एलिमेंट जो डीएल है इसका डायरेक्शन इधर हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बात करेंगे तो वो भी इधर आएगा। देखो यहाँ से ऐसा कुछ है, तो करंट एलिमेंट भी इधर और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी इधर। तो हम याद रख सकते हैं सीधा कि इनके बीच में जो एंगल बनता है वो 0 बनता है, और 0 मतलब बी डी एल कॉस 0, और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो बी डी एल सिर्फ लिख रहा है, ये ध्यान रखना है, ये मैक्सिमम डेरिवेशन में ध्यान रखना है। तो अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है वो है एम्पियर्स लॉ या एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट, और उसके अकॉर्डिंग एक छोटा सा ये मैं बता दिया हूँ एजम्पशन लेके कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको लिख लिए होंगे सभी लोग। इसके बाद नेक्स्ट में लिखो कि एम्पियर्स लॉ is valid for any Ampere's law is valid for any Amperian loop, किसी भी एम्पेरियन लूप मतलब किसी भी क्वेश्चन के लिए वैलिड होता है। Ampere's law is valid for any Amperian loop, but we will use it whenever there is symmetry, whenever there is some symmetry, जहाँ पे कुछ सिमेट्री का बात होगा वहां पे हम इसका यूज करेंगे। अगर सिमेट्री नहीं होगा तो हमारे पास पहले से बायोट-सेवर्ट लॉ, ठीक है। तो बायोट-सेवर्ट लॉ तो हम पढ़े ही हैं, लेकिन एम्पियर्स लॉ का तब हम यूज करने वाले होंगे जहां पे सिमेट्री होगा। सिमेट्री कहने का मतलब जैसे ऐसा कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हो जो सिमेट्रिकल नेचर का, जैसे मान लो इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो सिमेट्रिकल होगा। जैसे मान लो सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो वो भी सिमेट्रिकल ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई अननोन चीज आ जाए जो हमें पहले से पता ही नहीं, तो उसको हम अनसिमेट्रिकल मानते हैं और उसमें ये वाला रूल यूज नहीं करेंगे। तो ये चीज का ध्यान रखना है हमें, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करना है। तो इसमें जो पहला हम लोग को पढ़ना होता है एप्लीकेशन ऑफ
एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। और इसमें पहला पार्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर, ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर, इसके कारण। अब देखो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसके कारण से, इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर। हालांकि हम बायोट-सेवर्ट लॉ से निकाल के आ चुके हैं और वहां से जो आया था फॉर्मूला वो भी याद, लेकिन उसका डेरिवेशन 2 पन्ने में होता है, 2 पेज में डेराइव होता है। तो पहला बात तो वो डेरिवेशन एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, एनसीईआरटी में ये डेरिवेशन दिया गया। तो जब भी क्वेश्चन आएगा वहां पे अगर लिखा आता है कि एम्पियर्स लॉ से ही करें, तब तो यही करना है। और एम्पियर्स लॉ से नहीं आएगा लिखा हुआ तो हमारे पास कोई भी दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हर एक बार यही वाला फॉर्मूला डेराइव करें, मतलब एम्पियर्स लॉ के हेल्प से। ठीक है, पुराना वाला डेरिवेशन याद तो रखना है, ऐसा कभी आया नहीं कि बायोट-सेवर्ट लॉ के हेल्प से ये वाला डेराइव करने के लिए। अगर आएगा डेराइव करने के लिए तो लिखा रहेगा कि ये डेराइव करें, किसके हेल्प से लिखना होगा तो लिखेगा एम्पियर्स लॉ के हेल्प से, कभी नहीं लिखा है बायोट-सेवर्ट लॉ के हेल्प से। अगर आएगा तो वो भी मैं करवा दिया हूं, तो उसको थोड़ा कम ध्यान रखना है, हालांकि उससे और भी ज्यादा फॉर्मूला निकला है। अगर कोई बोले फाइनाइट के लिए जिसमें sin θ1 और sin θ2 आता है, तो उसको हम इस वाले फॉर्मूले से नहीं कर सकते, उसमें तो फिर हमें बायोट-सेवर्ट लॉ ही यूज करना होगा। लेकिन अगर इनफाइनाइट आ रहा है तो हम ये वाला प्रोसेस यूज करेंगे, क्योंकि इससे आंसर बहुत इजीली समझ में आ जाता है। इस चीज का ध्यान रखना। तो जैसे अगर हम देखें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है किसके कारण से, इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, जिसका नीचे वाला एंड नेगेटिव पे जा रहा होगा और ये ऊपर पॉजिटिव इन्फिनिटी पे जा रहा होगा। ठीक है, और हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये हो गया इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मान लेते हैं करंट इसमें फ्लो हो रहा है आई। ठीक है, अब वहां पे भी देखे थे कि किसी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा, तो हम मान लेते हैं वो पॉइंट ये है P। ठीक है, और P पॉइंट से करंट कैरिंग कंडक्टर का जो डिस्टेंस है वो कितना है, कैपिटल R। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर। इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर ये हो गया, और इसमें किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा, वो पॉइंट P। ठीक है, अब P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा, तो दो चीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड का एक तो मैग्नीट्यूड आएगा और दूसरा आएगा वहां पे डायरेक्शन। तो हम डायरेक्शन तो वही पुराना रूल यूज करेंगे, राइट हैंड पाम रूल। मैग्नेटिक फील्ड करंट ऊपर और यहाँ पे निकालना है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मतलब इनवर्ड होगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। ये तो समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, बाय एम्पियर्स लॉ डिराइव करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे वी कंसीडर अ इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर, we consider an infinite current carrying conductor having current I। उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और we have to find magnetic field at point P। हमें P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जो वायर से R डिस्टेंस है, which is at a distance R from wire। पॉइंट P वायर से R डिस्टेंस पे। तो ये थोड़ा बहुत वहां पे लिखना होगा, हालांकि अभी 2 लाइन और लिखना होगा क्योंकि डेरिवेशन इसका 2 लाइन का है, तो वहां पे ये सारा इंग्लिश लिखना होगा। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे P पॉइंट पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो अगर हम इस वायर के कारण से मैग्नेटिक फील्ड देखने का कोशिश करें तो थंब ऊपर है और पूरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखेंगे तो कैसा होगा, क्लोज कर्व होगा, कर्ल ऑफ द फिंगर विल गिव मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, और वो कैसा होगा, सर्कुलर होगा। मतलब समझो अगर ये वायर है, इस वायर के कारण से जो करंट कैरिंग का आएगा वो कैसा आएगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा, ये कुछ आएगा। और इसका डायरेक्शन हम देख लेंगे, कहां से देखते हैं इसका डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन हम देख पाते हैं इस वाले रूल से, थंब रूल से। तो थंब ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा कुछ होगा, और हर एक जगह पे ऐसा ही होगा। जैसे ये वाला समझो, और ये वाला हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम कर्ल ऑफ द फिंगर से पता कर चुके हैं, ये कर्ल ऑफ द फिंगर। मतलब अगर हम R डिस्टेंस पे अगर हम हर एक जगह पे मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो वो कुछ क्लोज लूप बनेगा, और वो क्लोज लूप कुछ ऐसा बन रहा है, जैसा ये वायर था और इसके कारण से कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बन रहा है, तो हमें दिखेगा कैसा, ऐसा वाला।
क्योंकि करंट ऊपर जा रहा है तो हर एक जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा। ये पीछे वाला पोर्शन है और ये आगे वाला है, तो आगे वाला में हमें ऐसा दिखेगा, ये आगे वाला और ये पीछे वाला। ये सामने से तुम्हें दिख रहा है वो ऐसा कुछ है, तो करंट इसमें, मैग्नेटिक फील्ड इसमें ऐसे है और पीछे से ऐसे, और करंट ऊपर। तो यहाँ पे देखें, हर एक r डिस्टेंस पे जो पॉइंट होगा, जैसे ये वाला था, r डिस्टेंस पे क्या मिलेगा, अगर मान लो ये वायर एक्सियल पे है, मतलब एक्सिस पे है या सेंटर पे है, तो ये जो r डिस्टेंस पे हमें क्या मिलेगा, रिंग मिलते जाएगा हर एक जगह। उसी तरह से इस वायर से r डिस्टेंस पे हमें एक मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा जो हर एक जगह पे सेम होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेगा जो हर एक जगह पे सेम होगा। तो वी यहाँ पे हम लिखेंगे, वी कंसीडर एन एम्पेरियन लूप। एम्पेरियन लूप कहने का मतलब होता है हम एक इमेजिनरी लूप कंसीडर करते हैं, जो हमने ये वाला किया, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इमेजिनरी होता है, तो अभी तक हम जितना बात किए वो कैसा है, इमेजिनरी। ऐसा भी देख लो, बहुत जगह देखे होगा तुम लोग, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, एक पोल से दूसरे पोल के बीच में जो वायर जाते हैं वो भी कैसे होते हैं, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, और वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस के लिए हो जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। उसके कारण से कभी देखे हो कि उसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना हुआ होगा, वो बनता नहीं है, वो इमेजिनरी है। अगर फील करना है किसी को, उस हाई करंट कैरिंग वायर के पास तुम जाना, तुम उससे अट्रैक्ट हो जाओगे, फिर फील करने के बाद ये देख भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, बस ये ध्यान रखना कि इसके आसपास में होता है। तो यहां से आ गया, वी कंसीडर एन एम्पेरियन लूप एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम वायर सेंटर, एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम वायर ही लिखेंगे तो काम हो जाएगा। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड के लिए एम्पेरियन लूप कंसीडर कर लिया, और उस लूप का अब हम लाइन इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो डेरिवेशन में यहां पे बता रहा हूं, बाय अप्लाइंग एम्पियर्स लॉ। अब इसका हम डेरिवेशन देखते हैं कैसे होगा। बाय अप्लाइंग एम्पियर्स लॉ क्या होता है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट टाइम्स आई, करंट कैरिंग कंडक्टर जो इस लूप के अंदर है। एम्पेरियन लूप हमने कंसीडर कर लिया, एम्पेरियन लूप के अंदर देखोगे ध्यान से, तो जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो कितना करंट लेके जा रहा है, आई करंट लेके जा रहा है। तो म्यू नॉट टाइम्स आई जो है वहां पे आई ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही वायर है और जो करंट कितना ले जा रहा है, आई, तो म्यू नॉट टाइम्स आई। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है मतलब बी निकालना है, और बी कांस्टेंट होगा। हमने देखा हर एक एम्पेरियन लूप पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक जैसा आएगा, और बी यहाँ से कांस्टेंट आ गया। हमें करना होगा इंटीग्रेशन डीएल, और ये मैं पहले ही समझा चुका हूँ कि दोनों के बीच में हर समय डीएल यहाँ पे देखेंगे तो वो भी इधर जा रहा होगा, और मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे वो भी इधर जा रहा होगा, तो बी डॉट डीएल, ठीक है। और उनके बीच का एंगल अगर हम लिखना चाहे तो cos 0 लिख रहे होंगे, और cos 0 कितना होता है, इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब बताओ, इस पूरे को थोड़ा थोड़ा जो डिस्टेंस है, इसको जब तुम ऐड करते जाओगे तो पूरा सर्कल का सर्कमफेरेंस मिल जाएगा। मतलब जो एम्पेरियन लूप है, इस लूप का मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो कितना मिलेगा, इस सर्कल का सर्कमफेरेंस के इक्वल, और वो कितना होता है 2πr, तो b इंटू 2πr लिखेंगे। समझ में आ गया होगा, r डिस्टेंस है तो सर्कमफेरेंस 2πr, b इंटू 2πr इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स i, एंड फ्रॉम हियर b इक्वल्स टू म्यू नॉट i अपॉन 2πr। ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, जो उतना ज्यादा हम डेराइव वगैरह करके आए थे उसका ये 2 लाइन का आंसर आ गया। ये तो तुम्हें अच्छे से आता होगा लिखना, तो इसको लिखेंगे और ये वाला फॉर्मूला है। एंड डायरेक्शन कैन बी फाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड पाम रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल, जो तुम्हें अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ से। तो ये डेरिवेशन है, इसको लिख लो कॉपी में।
लिख लिया सभी कोई? अब देखो पहला मैग्नेटिक फील्ड तो हम लोगों ने पढ़ लिया, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण से जो इनफाइनाइट था। अगर फाइनाइट होता तो फिर दिक्कत होता सॉल्व करने में। तो इनफाइनाइट के कारण से हम पहले से जानते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होता है। अब दूसरा एप्लीकेशन हम देखते हैं। दूसरा एप्लीकेशन है, ये डेरिवेशन देखो एनसीईआरटी में नहीं है जो अभी मैं बता रहा हूँ, लेकिन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में यही क्वेश्चन पूछा था और सारा एक्सप्लेनेशन, मतलब कैसे भी करके वो लोग दे देते हैं, तो हम लोग को डिटेल में पढ़ना होगा। और उस क्वेश्चन के एकदम डिटेल्स में जब बुक खोलना, उसमें जहाँ पे एम्पेरियंस लॉ पढ़ाया गया होगा, उसमें जो पहला क्वेश्चन आया होगा एग्जाम्पल का, वो यही वाला है जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो जो दूसरा है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर का मतलब सभी को समझ में आ रहा होगा। जिस हॉलो सिलेंडर है, जैसे मान लो ये सिलेंडर है, ये हॉलो है, लेकिन इसका जो ऊपर वाला जो सरफेस है ये वो कैसा है, मेटेलिक है, और मेटेलिक में करंट फ्लो हो सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ हॉलो सिलेंडर कैरिंग करंट आई, कैरिंग करंट आई, ठीक है। उस हॉलो सिलेंडर में जो करंट हो रहा है, फ्लो हो रहा है, वो कितना है, आई, और हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो बेसिकली इसमें मैग्नेटिक फील्ड 2-3 जगह पे पूछा जाता है और वो क्वेश्चन में सारा चीज बताया गया है। तो मैं सबसे पहले फिगर बना के एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या पार्ट है, ठीक है। एक हॉलो सिलेंडर हमें कंसीडर करना होगा, और हॉलो सिलेंडर का मतलब सभी को समझ में आ रहा है कि इनसाइड से मटेरियल कुछ भी नहीं होगा, बस जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो उसके सरफेस से फ्लो हो रहा होगा। जैसे मान लो ये अंदर से हॉलो है सारे जगह से, तो करंट सिर्फ उसके ऊपर वाले सरफेस से फ्लो हो रहा है। ये बात हमें समझ में आता है, और ये उसका हमने एक ऐसा पार्ट बना लिया, ठीक है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे इसका एक्सिस होगा, सिलेंडर है तो कुछ एक्सिस भी होगा, और इसके एक्सिस मतलब सेंटर पॉइंट से ये वाला जो डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं कैपिटल आर। ये वाला डिस्टेंस कितना मान लेते हैं, कैपिटल आर, एंड दिस इज एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। फिगर सीधा बनाना है, यहाँ पे थोड़ा सा फिर से बनाता हूँ इसको। जैसे हम यहाँ पे बनाए सिलेंडर, तो ऐसा कुछ इसका कुछ ना कुछ एक्सिस होगा, और एक्सिस से सरकमफेरेंस का जो डिस्टेंस होता है उसको मानते हैं रेडियस। ये तो ऐसे दिखा। अगर हम ऊपर वाले पार्ट को देखें या नीचे वाले पार्ट को देखें तो वो कैसा दिखेगा, ऐसा, जिसका ये वाला रेडियस, ठीक है। ये अब इसमें हमें, इसमें जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर में करंट फ्लो हो रहा है आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और ऊपर के डायरेक्शन में हो रहा है, ये हम मान लेते हैं। और हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो पहला पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सिलेंडर। इनसाइड सिलेंडर मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमें निकाल के बताना है इस सिलेंडर के इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो कितना होगा इसके लिए हम मान लेते हैं अंदर में एक पॉइंट यहाँ पे, और इस पॉइंट का एक्सिस से डिस्टेंस है स्मॉल आर। समझ में आ रहा है, एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, स्मॉल आर। अब ये वहां पे चेंज हो सकता है, देखो कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये सब हमारा एजम्पशन है, तो वहां पे कुछ भी हो सकता है। मैं बस यहाँ पे बोल रहा हूँ कि इस सिलेंडर का रेडियस कैपिटल आर है, और इस सिलेंडर से एक्सिस पॉइंट से जो पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सिलेंडर का जो पॉइंट है वो एक्सिस से स्मॉल आर डिस्टेंस पे, ठीक है। समझ में आ गया होगा सभी को, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सिलेंडर, और ये जो आर है ये लेस देन कैपिटल आर। समझ में आ गया होगा। रेडियस से छोटा कोई डिस्टेंस मतलब वो जो पॉइंट होगा उस पॉइंट को हम बोलेंगे इनसाइड द सिलेंडर। यहां से समझ में आ रहा होगा, ये आर जो होगा कैपिटल आर से छोटा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सिलेंडर मतलब इनसाइड का कोई पॉइंट है वो आर लेस देन कैपिटल आर। ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, अगर हम यहां से देखें तो ये मान लो पॉइंट ए, ठीक है, एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकाल के बताना है। तो अगर हम ए पॉइंट को देखें तो ये आर डिस्टेंस पे बोल रहा है, तो हम यहाँ पे अगर एम्पियरियन लूप बनाना चाहेंगे तो ये बनेगा एम्पियरियन लूप।
एम्पेरियल लूप मैक्सिमम टाइम सर्कुलर ही बनता है। तो अगर हम देखेंगे तो ऐसा ही एक छोटा सा सिलेंडर बनाएंगे जो ऐसा कुछ होगा, और उसका ऊपर वाला पार्ट देखेंगे तो ऐसा कुछ होगा। अगर हम एम्पियर्स लॉ लगाएं, बाय अप्लाइंग एम्पियर्स लॉ, बाय अप्लाइंग एम्पियर्स लॉ, तो फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई, ये होता है एम्पियर्स लॉ। अब बताओ मुझे, ये पॉइंट आर, क्या यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो हो रहा होगा? अगर देखो ये हमारा हॉलो सिलेंडर है, हमें पता है हॉलो सिलेंडर में करंट कहाँ पे फ्लो हो रहा होगा, सिर्फ इसके सरफेस पे। अंदर वाले किसी पॉइंट पर से हम देखेंगे तो उस पॉइंट के अंदर और अंदर देखेंगे, जैसे ये पॉइंट हम लिए, इस पॉइंट के अंदर कोई करंट फ्लो हो रहा है क्या? नहीं फ्लो हो रहा है। यहाँ पे करंट है, इसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है, जैसे भी हो, ऊपर जा रहा हो या सर्कल में जो भी हो, इसके अंदर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। मतलब अगर हम यहाँ से ऐसा कुछ क्रॉस सेक्शन देखें तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो एक चीज तो समझ में आ गया, वट एवर इज दिस, ये कुछ भी हो, आई तो जीरो होगा, क्योंकि हम जो पॉइंट लिए हैं वो इनसाइड सिलेंडर लिए हैं। तो अगर मैं लिखूं यहाँ से बी इंटीग्रेशन डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इज व्हाट, जीरो, तो बी और डीएल का इंटीग्रेशन क्या देगा, इसका सरकमफेरेंस देगा, और ये कितना है, आर, तो यहाँ पे लिखेंगे बी इंटू टू पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू जीरो, तो बी कितना आ गया, बी इनसाइड वाले पॉइंट पे कितना होता है, ऑलवेज जीरो। ये याद रख सकते हैं कि किसी भी हॉलो सिलेंडर के इनसाइड पे कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, जीरो। इस चीज को कॉपी में लिख लो। अब देखो, ये तो हो गया इनसाइड वाले पॉइंट पे, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड हॉलो सिलेंडर इज ऑलवेज जीरो, ये समझ में आ गया। अब दूसरा बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट सरफेस ऑफ सिलेंडर, एट सरफेस, मैग्नेटिक फील्ड कहां पे बात करें, सरफेस पे। अब बताओ सरफेस पे अगर हम बात करें तो यही रेडियस किसके इक्वल होगा, कैपिटल आर के इक्वल होगा कि नहीं, आर इक्वल्स टू आर होगा। और इसको मैं लिख देता हूं एट पॉइंट बी, जो सरफेस वाला पॉइंट होगा उसको हम मान लेते हैं बी, और वहां पे जो स्मॉल आर है ये किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर के इक्वल, क्योंकि पॉइंट जो है वो यहाँ पे आ गया है, ये जो पॉइंट है वो अब की बार यहाँ पे आ गया है, और यहाँ से यहाँ का जो दूरी होगा वो रेडियस के इक्वल होगा। तो ये वाला पार्ट है, चाहो तो तुम लोग फिर से फिगर बना लेना, मैं इस वो जो फिगर बनाए होगे ये वाला, ठीक है, मैं एक और फिगर बना रहा हूँ, उस फिगर को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, जो इसके लिए बी पार्ट के लिए वाला फिगर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, आगे का जो ये कैपिटल आर था, तो यहाँ पे मान लो पॉइंट बी सरफेस पे, मतलब इस हॉलो सिलेंडर के ऊपर बैठा हुआ कोई पॉइंट, अब उस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो बी पॉइंट से सेंटर का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर देता है, लेकिन इस कंडीशन में स्मॉल आर किसके इक्वल हो गया, कैपिटल आर के इक्वल। तो हम यहाँ पे जो एम्पेरियल लूप मानेंगे वो लूप इसी को मान लेंगे, इसी के ऊपर, मतलब इसी पे बैठा हुआ एक लूप मान लेंगे, या फिर हम ऐसा बोले इस सिलेंडर पे कोइंसाइड करता हुआ एक दूसरा सिलेंडर मान लें, तो मतलब जो एम्पेरियल लूप होगा वो भी यही हो गया। तो हम फिर से फॉर्मूला लिखेंगे, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई। अब क्या होगा समझो, बी तो हमें निकालना होता है और इंटीग्रेशन डी एल ये आ जाएगा, और म्यू नॉट टाइम्स, अब यहाँ पे करंट देखें तो इस सरफेस पे से तो करंट जा ही रहा है, और कितना जा रहा है, आई, तो म्यू नॉट टाइम्स आई लिखेंगे। और बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन कितना होगा, इस पूरे का इंटीग्रेशन बताओ कितना होगा, टू पाई, और स्मॉल आर और कैपिटल आर सेम है तो हम लिख सकते हैं टू पाई इंटू कैपिटल आर, नहीं तो स्मॉल आर लिखो, क्योंकि यहाँ पे आर और कैपिटल आर सेम है तो कुछ भी लिख सकते हैं। हम लिखें यहाँ पे बी इंटू टू पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, तो यहाँ से बी कितना आ जाएगा, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया, ये तो सेकंड पॉइंट। अभी एक और पॉइंट का बात हम करेंगे आउटसाइड द सरफेस का।
अब देखो थर्ड पॉइंट का हम बात करें, ये तो इनसाइड था, ये सरफेस हो गया, इनसाइड पे जीरो, सरफेस पे वो आ चुका है। अब बाहर का बात करें, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड सरफेस, किसी आउटसाइड पॉइंट पे क्या होगा, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट आएगा और उसका नाम सी होगा, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड सिलेंडर एट पॉइंट सी। अगर हम सी का बात करें तो यहाँ पे अगर हम फिगर बनाए फिर से, तो कैसा फिगर बनेगा, ये ऊपर का अगर हम बात करते हैं, ऊपर वाले पार्ट का, तो ये हमारा सिलेंडर और जो सी पॉइंट होगा कहीं बाहर होगा, ये वाला डिस्टेंस आर था और ये वाला स्मॉल आर था। किसी भी पॉइंट से सेंटर का डिस्टेंस स्मॉल आर और रेडियस कैपिटल आर। अगर मुझे यहाँ पे एम्पेरियन लूप बनाना होगा तो एम्पेरियन लूप कैसा बनेगा, ये एम्पेरियन लूप बनेगा। जहां पे पॉइंट उसके अकॉर्डिंग एक सर्कल बना लो, दैट विल बी एम्पेरियन लूप मैक्सिमम टाइम में। और यहाँ पे देखें तो आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है, कैपिटल आर से अधिक होगा स्मॉल आर, ये वाला डिस्टेंस इससे ज्यादा होगा, तभी तो पॉइंट आउटसाइड होगा। और यहाँ पे अगर हम बनाए बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट टाइम्स आई। अब बताओ इस लूप के अंदर से ही तो करंट फ्लो होके आ रहा होगा, कितना आई, ये वाला हमारा सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर जिससे करंट जा रहा है, और इसके बाहर कोई लूप है, तो इस लूप में जो करंट होगा वो किसके इक्वल होगा, सिलेंडर से जितना करंट फ्लो हो रहा होगा उसके इक्वल होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड तो हमें निकालना है, इंटीग्रेशन डीएल इक्वल्स टू क्या होगा, म्यू नॉट टाइम्स आई। इंटीग्रेशन डीएल कितना होगा, इसका लूप का इंटीग्रेशन कितना होगा, 2 पाई इंटू स्मॉल आर, 2 पाई इंटू स्मॉल आर, और दोनों के बीच का एंगल जीरो, कॉस जीरो 1 हो जाएगा वहां से। तो बी इक्वल्स टू कितना लिखेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर। ये स्मॉल आर क्या है, आर ग्रेटर देन आर के लिए, तो ये आ गया फॉर्मूला। तो इसको कॉपी में लिखो। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, इसका ग्राफ कैसे वेरी कर रहा है वो। तो ग्राफ वेरी करने के लिए यहाँ पे अगर हम बात करें, ग्राफिकल एनालिसिस इसका कैसा होगा और ये ग्राफ कैसे बनता है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको सभी लोग अच्छे से सीख लें। अगर हम बात करें ग्राफ का, प्लॉट बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, स्मॉल आर है, कैपिटल आर तो फिक्स हो गया ना रेडियस, स्मॉल आर का हम बात कर रहे हैं, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड का। तो यहाँ पे 3 पॉइंट है, देखो एक तो बी इनसाइड है, वो कितना आया है, 0। बी सरफेस कितना आया है, बी सरफेस आया है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये कब था, जब स्मॉल आर ऐसा कुछ, ये आर इक्वल टू आर पे, और ये बी आउटसाइड कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर, ठीक है, जहाँ पे स्मॉल आर अधिक होगा किससे, रेडियस से, तीसरे वाले पॉइंट के लिए। तो ऐसे करके फॉर्मूला याद भी किया जाता है, इनसाइड के लिए 0, सरफेस के लिए ये वाला, और आउटसाइड के लिए ये वाला, ऐसे करके हम फॉर्मूला याद करते हैं। अगर हम मान लें कि ये तो 0 है, ये वाला कौन सा पॉइंट हो गया, सेंटर वाला पॉइंट हो गया, ठीक है, और यहाँ पे मान लें स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल, ये वाला पॉइंट सेंटर, यहाँ से आगे बढ़े तो धीरे धीरे आर बढ़ेगा, एक समय आएगा जहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल आर इक्वल हो जाएगा, उसके बाद जो समय आएगा उस समय कैपिटल स्मॉल आर अधिक रहेगा हर समय रेडियस। तो हम यहाँ पे देखते हैं, जब डिस्टेंस 0 से r के बीच में, मतलब ये वाला कौन सा पॉइंट हुआ, इनसाइड, ये वाला सरफेस और ये वाला आउटसाइड। इनसाइड पे ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0। तो यहाँ से यहाँ तक ग्राफ कैसे बनेगा, ये 0 पे ही रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड 0 है r तक, तो ये हो गया। जैसे ही r पे पहुंचेगा एकदम से सडन राइज होगा और कहीं यहाँ पे पहुंच जाएगा, और इस पॉइंट का वैल्यू होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, इसके, ठीक है। जैसे r इक्वल्स टू r से थोड़ा पहले देखेंगे, जैसे तुम लोग लिमिट वगैरह अभी पढ़ रहे होगे मैथ्स में, तो लिमिट वगैरह में अगर r थोड़ा भी कम है कैपिटल R से, तो ये वाला पॉइंट इधर होगा, और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, 0। जैसे यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे एकदम से यहाँ पे एकदम से सडन राइज होगा, क्योंकि वहां पे करंट आ जाता है, और करंट आने के लिए से r इक्वल्स टू r पे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r होता है।
वो मैं यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद क्या होगा देखो, ये वाला वैल्यू जैसे जैसे बढ़ते जाएगा मैग्नेटिक फील्ड कम होते जाएगा। अगर तुम ध्यान से देखोगे इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जैसे जैसे मैं डिस्टेंस बढ़ाते जाऊंगा, लूप को बाहर कहीं पॉइंट पे रखते जाऊंगा, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड घटते जाएगा। और कैसे घटेगा? इनवर्सली। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। तो ये आएगा ग्राफ यहां से यहां तक 0, इसके बाद सडन राइज, और सडन राइज के बाद ऐसा हो जाएगा। और ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट का वैल्यू किसके इक्वल है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर के। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अब यहां पे अगर क्या हो गया, आगे बढ़ाऊं? ठीक है, ये सारा याद कर लेना। एम्पियरियंस लॉ में, एम्पियर्स लॉ में एक और डेरिवेशन बताना है जो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, सोलेनॉइड का, वो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अरे रुको, तुम अभी कहाँ भाग रहे हो?